राधे राधे भाई सभी को। अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्वांटम नंबर के बारे में बात की। कितने प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं? 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं। एक होता है मुख्य क्वांटम नंबर, दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम नंबर जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम नंबर और चौथा होता है चक्रण क्वांटम नंबर। और उस क्वांटम नंबर से किस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉन की उसकी कंडीशन को, उसकी स्थिति को कि वह किस कोष में है, किस उपकोष में है, किस कक्षक में है, किस तरीके से वह घूम रहा है, इस सारी चीज़ की जानकारी मिल जाती है और हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम आगे और कंटिन्यू पढ़ते हैं और आगे हम तैयार करते हैं भाई संयोजकता क्या होती है ना। क्योंकि देखो, जब दो तत्वों को मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है जिसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं ना। अब वो किस तरीके से बनते हैं वो चीज़ हमने को समझनी है। उस चीज़ को समझने से पहले ये समझना होगा कि भाई वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, तो पहले उसको समझते हैं, है ना। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसका? सोडियम का। जब हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक 11 होता है इसका, और जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, है ना। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ और ज़्यादा आपको इसमें तकलीफ आ भी नहीं रही होगी, है ना। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। जैसा कि आपको पता है बीचों बीच क्या होगा? नाभिक होगा, सेंटर होगा। उसके बाद ये इसका पहला ऑर्बिट है, ये इसका दूसरा ऑर्बिट है, ये इसका तीसरा ऑर्बिट है ना। 3 ऑर्बिट हो गए इसके। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में बोला कितने इलेक्ट्रॉन? बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। 11 हो गए। अब एक चीज़ को समझना है ना, देखो ये जो बाह्यतम कोश है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो बाह्यतम कोश है ना, इस बाह्यतम कोश को क्या बोलते हैं? संयोजी कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी कोश बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर, इस संयोजी कोश के या फिर बाह्यतम कोश के अंदर जितने भी ऑर्बिट हैं, इन ऑर्बिटों में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो बाह्यतम कोश में, जिसे संयोजी कोश कहा गया है, उस बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आई आपके समझ में। अब देखो, जब दो यौगिक, एक होगा प्लस, है ना, मैं आयन आपको पढ़ा चुका हूँ, एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, जब एक नया प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे वो कौन से लेंगे? वो संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, जो कि बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग लेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा कि यार ये बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है यही क्यों भाग लेते हैं? इसके पीछे 2-3 कारण हैं। क्या कारण है? पहला तो देखो, इन जितने भी कोर इलेक्ट्रॉन हैं, अंदर की साइड जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों से सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो किसकी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की होती है। यानी कि जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है ना। अब बोलो ऐसे कैसे पता है एनर्जी होती है? देखो, ये होता है नाभिक। इस नाभिक से ये इलेक्ट्रॉन सब जुड़े होते हैं और इसी के कारण ये सर्कुलर मोशन करते हैं, वृत्ताकार गति करते हैं, ठीक है, ऑर्बिटों में चक्कर लगाते हैं। अब जो ऑर्बिट जितना पास होगा ना उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। अब ये ऑर्बिट पास में है तो इसकी एनर्जी और बहुत सबसे कम है। उसके बाद ये नज़दीक है तो बोला कि इसकी थोड़ी इससे और कम है ना। अब इसकी बात करें तो बोला कि इसकी सबसे कम, है ना, इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी, इस बाह्यतम जो ऑर्बिट है इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अब इसकी जब सबसे ज़्यादा एनर्जी है तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होगा। इसीलिए जब अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होती हैं, तो उसमें जो संयोजी कोश होता है उसी के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आई आपके समझ में। अब देखो, 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? एक तो आपको एक नियम ध्यान रखना। कौन सा? अष्टक नियम। क्या नाम रखना? अष्टक नियम। अब ये अष्टक नियम क्या है? इसको एक नाम और बोल देते हैं ऑक्टेन रूल। क्या बोलते हैं? ऑक्टेन रूल, है ना। अब ये ऑक्टेन रूल क्या बोलता है कि भाई कोई भी कोश हो,
किसी भी परमाणु का कोई भी बाह्यतम कोष हो, है ना, वह हमेशा प्रयास करता है कि उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही हो जाते हैं वह स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, वह एकदम परमानेंट हो जाता है ना, वह एकदम स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वह प्रयास करता है कि उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है किसका, संयोजकता का, है ना। अब देखो संयोजी कोष क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इतनी सी बात आ गई आपकी समझ में। अब एक चीज़ को और गौर करना, क्या गौर करना आपको, कि देखो 8 इलेक्ट्रॉन की बात करने के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 8 हो सकते हैं, न्यूनतम तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं यदि इसके बाह्यतम कोष की बात करूं तो बाह्यतम कोष कौन सा है, देखो कोष की बात करें ना तो कोष ये वाले, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, है ना, ये इसके उपकोष है, ये पहला उपकोष, ये दूसरे कोष के उपकोष है ना। तो यदि इसके बाह्यतम कोष की बात करें तो कौन सा है, तीसरा। इस बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कि बोला एक, अधिकतम कितने जा सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं जा सकते, है ना। अब कुछ मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वो चीज़ें आपको समझनी है ना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ सोडियम की ही बात करें हम, सोडियम के क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास बोला कि 2, 8 और 1 होता है ना, यानी कि पहले ऑर्बिट में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 1 होता है, ठीक है भाई। सोडियम के बाद जैसे मैं मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 8,2,2, पहले ऑर्बिट में 2 होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 होते हैं, तीसरे ऑर्बिट में 2 होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात आई आपके समझ में। अच्छा, जैसे कि मैं क्लोरीन की बात करता हूँ ना, क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे आता है, 17 पे आता है, तो इसका कितना हो जाए, 2, 8 और 7, है ना, कितने हुए, 8 और 2 10 और 7 17, यानी बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है इसके, है ना। अब ये यहाँ तक चीज़ यदि आपको समझ में आ रही होगी ना तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना कि किस तरीके से चीज़ें कोरिलेट करती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ एग्जाम्पल, है ना। जब मैं इसकी बात करूँगा और इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे कि ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट और ये इसका चौथा ऑर्बिट, ठीक है। नहीं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, 3 हो गए। पहले ऑर्बिट में बोला कितने, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो तीसरा है उसमें कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है। जो तीसरा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, ठीक है। बात आए कि समझ में। अभी यहाँ पर यदि हम क्लोरीन की बात करें तो ये न्यूट्रल कंडीशन में है, उदासीन अवस्था में है। अब यदि ये उत्तेजित होता है, यदि ये आयन बनता है तो क्या कंडीशन होगी, आयन कब बनेगा, जब ये स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। आयन बनने में क्या है, इसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो 2 ऑप्शन है, या तो ये बाह्यतम कोष के जो 7 इलेक्ट्रॉन है इनको कहीं छोड़ दे, इनको कहीं भगा दे, तब जाके पूरा स्टक कंप्लीट हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा, या फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर ले तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होते हुए स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो होता यह है कि जो क्लोरीन है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसीलिए जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बनाता है, वो ऋणायन बनाता है। क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। अब जैसे ही ये ऋणायन बना लेगा तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, क्लोरीन -1। और ये -1 क्या दर्शा रहा है, -1 ये दर्शा रहा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। क्या दर्शा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इसको क्या बोलते हैं, इसको आयन बोलते हैं। जब किसी न्यूट्रल परमाणु को उसके आयन में परिवर्तित कर देते हैं, आयन में चेंज कर देते हैं, तो क्या वो हो जाता है, वो स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, ठीक है। बात आई आपके समझ में। अच्छा, सोडियम की बात करें तो सोडियम में क्या चक्कर है, सोडियम में ये चक्कर है कि इसका एक पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बोला कि 2, 1 और 2। दूसरे में कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और तीसरे कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 2 ऑप्शन है भाई, इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है,
या तो ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग दे, तो इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, ये स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना बहुत बड़ी बात है ना। अब ये क्या करता है कि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग देता है। जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो वो क्या बनाता है? धनायन बनाता है। क्या बनाता है? धनायन बनाता है। और जब कोई त्याग देता है तो उसको किस प्रकार से लिखते हैं? Na+1। ठीक है, अब ये क्या बन गया? ये आयन बन गया है ना। अब एक चीज़ को समझना, देखो किस तरीके से चीज़ें बनती हैं। देखो धनायन क्या कहता है, सोडियम क्या कहता है कि भाई देख मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा करो तुम ले लो। ठीक है, क्लोरीन क्या कह रहा है? क्लोरीन कह रहा है कि यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ऐसा कर मुझे दे दे, क्योंकि मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा, तेरा भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें बनती हैं ना। अब इस चीज़ को यदि मैं ओवरऑल लिखूं कैसे, कि किस तरीके से यौगिक बनेगा, कंपाउंड बनेगा, है ना। देखो समझिएगा चीज़ को, है ना। जैसे कि ये सोडियम है, सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है? बोला कि +1 होता है। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? बोला कि -1 होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना। अब यदि इस कंडीशन में देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तुम ले लो। और ये क्या बोल रहा है? यार मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मुझे दे दो। अब ये लेन देन के चक्कर में दोनों जुड़ जाते हैं और क्या बना देते हैं? NaCl बना देते हैं। अब जब दो यौगिक बन जाते हैं तो उसी को, जब दो तत्व मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? यौगिक बना लेते हैं। तो इस प्रकार से नमक का निर्माण होता है। आई थिंक आपको बातें समझ में आई होंगी, है ना। अब इस चीज़ को हम और आगे बढ़ाते हैं ना। देखो होता क्या है कि जब बाह्यतम कोश है, उस बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है, बोला इलेक्ट्रॉन 2 भी हो सकता है, बोला इलेक्ट्रॉन 3 भी हो सकता है, बोला इलेक्ट्रॉन 4 भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन तो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। 8 से ज़्यादा हो नहीं सकते। ऑक्टेन रूल यही कहता है, अष्टक नियम यही कहता है कि भाई 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 8 अधिकतम है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो सकते हैं। अच्छा, यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 या 4 है, तो उनकी जो संयोजकता है वह संयोजकता भी 1 2 3 4 ही होगी। क्या होगी? संयोजकता, वैलेंसी क्या होगी इनकी? 1 2 3 4। यदि बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी 1। यदि बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी 2। यदि बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी 3। यदि बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी 4। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में। अच्छा, यदि बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास क्या ऑप्शन है कि यार इसको 8 कंप्लीट करने हैं, तो या तो 3 ग्रहण कर ले। अब 3 ग्रहण कर ले तो जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, तब जाके इनकी संयोजकता निकाली जाती है। यदि बाह्यतम कोश में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 5 हो गए। यदि 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई? बोला कि 3 हो गई। यदि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है कितनी हो गई? 2 हो गई। यदि 7 इलेक्ट्रॉन है, बोला कि 1 हो गई। यदि 8 इलेक्ट्रॉन है, बोला कि 0 हो गई, यानी कि उसकी कोई संयोजकता ही नहीं है। अब संयोजकता का क्या काम होता है? देखो संयोजकता मतलब होती है कि दो तत्वों के आपस में जुड़ने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, अब ये आई थिंक ओवरऑल चीज़ समझ में आई होंगी कि यदि बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी जो वैलेंसी है वो 1 2 3 4 होगी। यदि बाह्यतम कोश में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी? 3 2 1 और 0 होगी। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में। अब कुछ जो यौगिक है ना, कुछ उनके बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से उनको नाम दिया जाता है और किस तरीके से उनको समझा और पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम पे बोला कितना चार्ज होता है? बोला कि +1 होता है। बोला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे कितना होता है? बोला +2 होता है। कैल्शियम की बात करें, बोला कि +2 होता है ना। पोटेशियम की बात करें, बोला कि +1 होता है। अच्छा, कॉपर की बोले, बोला +2 होता है ना। इसमें +3 भी होता है ना, कि उसको क्यूप्रिक बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में। अच्छा, जैसे कि Ag की बात करूँ, Ag क्या होता है? बोला सिल्वर होता है। इस पर कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है इस पर, है ना। अब जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पे भाई प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है ना। ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि देखो जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे
कि भाई जो हाइड्रोजन है वो प्रथम तत्व है। कौन सा है? प्रथम तत्व है। और उस प्रथम तत्व में होता क्या है कि जैसे कि ये हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? बोला कि एक होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका नाभिक हो गया, ये इसका पहला ऑर्बिट हो गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक तरीके से आप समझे अपवाद है। अपवाद किस तरीके से? भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये अपने कक्षा को पूरा करना चाहता है। ऑक्टेन रूल तो क्या कहता है कि भाई अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन है, छोटा परमाणु है, तो इसमें क्या अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। क्या बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या फिर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये प्लस भी दिखाता है, माइनस भी दिखाता है ना। जो प्लस दिखाता है उसको तो बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, है ना। और जो माइनस होता है उसको बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ना। और भी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि S-3 होता है ना, इसको बोलते हैं सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सल्फाइड, है ना। ऐसे ही SO3-2 होता है, S-2 होता है ना। SO3-2 होता है, उसको सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फाइड बोलते हैं। इसके अलावा SO4-2 होता है, उसको सल्फेट बोलते हैं, है ना। तो ये जो इसके ऊपर जो निशान है ना, इस चीज़ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। अब जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई आप इसको और इसको जोड़ के दिखाओ, तो इसको कैसे कैसे जोड़ोगे? देखो Ag के ऊपर कितना चार्ज है? बोला कि 1 चार्ज है। और सल्फाइड के ऊपर कितना चार्ज है? बोला कि 2 चार्ज है ना, -2 चार्ज है। अब इनको जोड़ते किस तरीके से, वो चीज़ समझने की, है ना। अब उस चीज़ को समझना कैसे जोड़ा जाता है इनको। देखो किस किस की बात कर रहे थे हम? सोडियम, एक तो सिल्वर की बात कर रहे थे, +1 होता है। और हम किसकी बात कर रहे थे? SO3-2 की बात कर रहे थे, है ना। अब देखो करना क्या है, यदि ऊपर दोनों की संयुक्तता यानी कि दोनों पर आवेश समान है, भले नेगेटिव हो, विपरीत हो, अपोजिट हो, अपोजिट ही होगा तभी ये दोनों जुड़ेंगे। यदि इन पे दोनों पे समान चार्ज है तो ये दोनों चार्ज कट जाएंगे आपस में, है ना। जैसे कि हमने NaCl में पढ़ा, NaCl में प्लस, है ना, और Cl-1 होता है, दोनों पे सेम चार्ज है तो इससे ये कट जाएगा, तो ये सीधा जुड़ जाएगा NaCl, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें चार्ज दोनों पे सेम नहीं है। तो होता क्या है कि इसकी जो ऊपर पावर लग रही है ना, ये तो इसके नीचे चली जाएगी, इसकी जो पावर है वो इसके नीचे चली जाएगी। तो यानी किस तरीके से बना? Ag2SO3। और इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो आई थिंक आपको बातें समझ में आएंगी। जैसे यदि हम SO4 में बनाएं, तो SO4 में क्या बनाएंगे? SO4 में किस तरीके से यौगिक बनेगा? जैसे ये दर तो होगा Ag प्लस, SO4 क्या होता है? SO4-2, है ना। अब दोनों पे सेम चार्ज नहीं है तो क्या होता है? इसकी पावर इसके नीचे, इसकी पावर इसके नीचे, क्या बना? Ag2SO4। क्या बना? Ag2SO4। इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फेट बोलते हैं। तो आई थिंक किस तरीके से यौगिक बनते हैं ये आपको समझ में आई होगी चीज़ें, है ना। और जैसे कि मैं आपको और कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि, है ना, जैसे कि अपन इसकी बात करते हैं नाइट्रेट की, है ना। N-3 होता है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट बोलते हैं। क्या है? नाइट्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि P-3 होता है, इसको क्या बोलते हैं? फास्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फाइड बोलते हैं। PO3-1 होता है, इसको फास्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फाइड बोलते हैं, है ना। PO4-3, इसको क्या बोलते हैं? फास्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फेट बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रख सकते हो, और ये आपको याद रखने भी पड़ेंगे, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी, है ना। अब एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है, किस तरीके से यौगिक बनते हैं वो चीज़ें भी आपको याद रखनी है। बैलेंसी का किस तरीके से उपयोग है वो चीज़ आई थिंक आपको समझ में आई होगी, है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है ये जो सेशन है छोटा सा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।